नमस्कार, स्वागत है आपका मिड कैप मंत्र में। मैं हूं नीरज। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तेज उतार चढ़ाव के बीच दायरे में बाजार, बैंक निफ्टी में भी ऊपर से गिरावट, बन रहा है काफी दबाव। हालांकि सरकारी बैंकों में दिख रहा है थोड़ा एक्शन। 2 दिनों में करीब 5% चढ़ा पीएसयू बैंक इंडेक्स। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में तेजी, मेटल, रियल एस्टेट और एनर्जी शेयर्स में खरीदारी। लगातार दूसरे दिन रेल शेयर्स भी जोश में। आईआरसीटीसी, टीटागढ़ वैगन्स, आरवीएनएल में 3 से 7% का उछाल। उम्मीद से बेहतर निकले नेस्ले के Q1 नतीजे। साल दर साल मुनाफा 25% बढ़ा, आमदनी में भी 21% की बढ़त। 5% की वॉल्यूम ग्रोथ ने भी किया सरप्राइज, लेकिन शेयर फ्लैट। यूनिकेम लैब डील के बाद इप्का 10% टूटा। 3 साल के निचले स्तरों पर 1034 करोड़ के यूनिकेम लैब में 33.38% हिस्सा खरीदेगी कंपनी। बायोकॉन फार्मा में सीरम निवेश करेगी 2 गुना। $15 करोड़ का लोन इक्विटी में कन्वर्ट होगा। बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार ने कहा, डील में वैक्सीन का पूरा पोर्टफोलियो शामिल। $600 करोड़ की वैल्यूएशन पड़ेगी। फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए नेचुरल गैस पर वैट घटाने के लिए राज्यों पर दबाव बनाएगी केंद्र सरकार। फाइनेंस कमीशन ने की सिफारिश। आवाज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऊपरी स्तरों से मार्केट पर दबाव एक बहुत सीमित दायरे के अंदर कामकाज कर रहा है और ये लगातार प्रेशर ऊपर से बना हुआ है। इस वक्त निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 24-25 पॉइंट की रफ्तार। ये देखिए आप चार्ट जो देख रहे हैं, ऊपर से प्रेशर बना, नीचे आया, फिर थोड़ा सा संभलने की कोशिश, लेकिन लगातार दबाव है। सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ। ऊपरी स्तरों से काफी प्रेशर बना और बैंक निफ्टी नीचे आया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत आप ये कह सकते हैं रेंज के अंदर बाजार है और सुबह से ही, और अब ऊपरी लेवल पे प्रेशर देखने को मिला। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांसेस के फेवर में है। 1700 शेयर चढ़ने वाले हैं और करीब 1100 शेयर्स गिरने वाले हैं। मिड कैप में कुछ जगहों पे काफी अच्छे मूवमेंट्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं बाजार में, जिसमें कि रेल शेयर्स काफी आगे हैं। रेल विकास निगम में 9 से 10% की तेजी है। इसी तरीके से IRFC जिस है उसमें भी करीब 1.5-2% की तेजी है। राइट्स में 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रेलवे वाले आउटशाइन करते हुए दिख रहे हैं। सरकारी बैंकों में मजबूती है, आज ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है और लगातार ये सिलसिला जारी है यहाँ पे। तो क्या व्यू बन रहा है मार्केट पे, और फिर कुछ मिड कैप शेयर्स की भी चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज के मेहमान प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गाबा सर, शुरुआत अच्छी थी और सस्टेन किया, लेकिन अब मार्केट पे ऊपरी लेवल्स पे प्रेशर है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी। क्या राय बन रही है आपकी? जैसे कि सुबह हमने बताया था कि 17,750 और 17,850 ये एक जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ट्रेडिशनल रेसिस्टेंस है। यहाँ तो कोई दिक्कत आनी है, लेकिन ये लक्ष्य 18,000 का अब भी बरकरार है, मैं कहूंगा। तो यस, पॉसिबल है कि आपको मिले। मेरे ख्याल से आप ऑन है। आजकल वो अभी 17,740, 700 पकड़ के चले। मेरे ख्याल से आप ऑन है। और बैंक निफ्टी में 42,600 ये एक जोन है, संभालना चाहिए। और ऊपर आप ऑन है, 43,000 पॉसिबल है कल तक, परसों तक। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है गाबा सर कि आज मिड कैप भी बिल्कुल एकदम टेंडम में चल रहे हैं। सारे इंडाइसेस एक ही तरीके से बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। ऊपरी स्तरों से प्रेशर आता है, फिर संभलने की कोशिश करते हैं, फिर प्रेशर आता है, और लगभग वही स्थिति यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं, खासतौर पे रेलवे वाले शेयर्स में लगातार तेजी का सिलसिला बना हुआ है। रावत सर, ये जो हम लोगों ने कई बार चर्चा की थी, कल भी की थी, आज सुबह भी की, कई कॉलर्स के कॉल भी लिए थे हमने। रेल विकास निगम पे एक नजर डाली है। स्टॉक में बहुत ही बढ़िया लगभग 10% की तेजी है आज भी। 96.35 पे ये ट्रेड कर रहा है। आरवीएनएल, जी हाँ, ये रेल विकास निगम में 60 और 80 के बीच में बहुत ही कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट मिला। पिछले दिनों भी हमने बात की थी, उसने कहा कि 100 की तरफ जा रहा है और 100 की तरफ करीब आज चला गया। 96.50 का ट्रेड कर रहा है अभी, तो 100 का टारगेट हो गया। लेकिन जो बाहर बना हुआ है आप उसे लगता है कि और भी ऊपर देखेंगे। तो ये सब बाई मोड फ्रेश सिग्नल अभी जनरेट हो रहा है। 75 का स्टॉप लगाना चाहिए, 80 का स्टॉप लगाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे काम करना चाहिए इसमें। बिल्कुल एक नया खिलाड़ी भी उछल के आया सर, IFB इंडस्ट्रीज। IFB, और ये तो मेरे ख्याल से वो वॉशिंग मशीन वाली।
या वॉशिंग मशीन वाले, ये स्टॉक चलना चाहिए। ये वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। आज 7% अप है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 800 या 800 के करीब है। मुझे लगता है ये 1000 की तरफ जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। और कभी अच्छा आपको मिले तो एक ही दिन में चला जाएगा, ये नहीं बना है। तो ये स्टॉक यस इज बाय मोड पर है। ओके, तो गवा सर कोई मिड कैप स्टॉक आपने चुना है जो इस वक्त आप ट्रेड के लिए सुझाएंगे? मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक नजर आता है। आज मोमेंटम है, 184 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है क्या है कपू मिले, और ये हो सकता है ये 200 की तरफ जा रहा है और वहां पर उसके पहले एक न्यू हाई भी बना है। मेरे ख्याल से इस अपमूव में है। 180 का स्टॉप लगाकर चले, 184 पे चल रहा है। पहला टारगेट 190 देगा, फिर 200, वक्त लगेगा उसके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा गावा सर की टॉप पिक है इस वक्त, 184.20 पे ट्रेड कर रहा है, खरीदारी की राय है। और वैसे भी सरकारी बैंकों में बहुत ही बढ़िया मूव बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी और की जा सकती है। बहुत सारे स्टॉक हैं गावा सर मिड कैप स्पेस में जहाँ पे एक अच्छी तेजी बन रही है। एक बीएससी का स्टॉक भी गावा सर देखिए 7.5% ऊपर। इसका चार्ट ये आपको एनएससी में मिलेगा सर, बीएससी वाला एनएससी में मिलता है। एनएससी का चार्ट मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मैं ये स्टॉक में हमेशा मनी कंट्रोल पे देखता हूँ। मैं मनी कंट्रोल में निकाल के देखा हूँ, यस मिल गया मुझे चार्ट। मुझे लगता है इस चार्ट के हिसाब से अपू ऑन है। यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखता है काफी हद तक ठीक नजर आता है। ट्रेड कर रहा है अभी 492 के आसपास। मुझे लगता है बेस बना है 440 के आसपास। इसको मेरे ख्याल से वक्त देना चाहिए। इसमें अपू मिलेगा और वो ले जाएगा करीब 500 550 तक, 560 तक ले जा सकता है। ये स्टॉक लेने लायक है बीएससी। यस, बीएससी लेने। अच्छा गवा सर सेंचुरी टेक्सटाइल पे एक नजर मारिए। ये स्टॉक रिजल्ट आए थे, उसके बाद रिजल्ट खराब थे, 3% स्टॉक गिरा, लेकिन अब वहीं पे सिमट गया है। क्या ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? सेंचुरी टेक्सटाइल में चार्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। सेंचुरी CEN सेंचुरी टेक्सटाइल, यस। मेरे ख्याल से बेस बन रहा है 655 पर ट्रेड कर रहा है। बेस बन रहा है, अब ऑन है। कंफर्मेशन मिसिंग है। कंफर्मेशन मिस कब होगा? जब 700 पार कर चुका है, फिर एक जाके 750 800 का जोन देखेंगे। लेकिन लगता है बेस बन रहा है, और कभी कभी बेस बनते वक्त लगता है। तो अगर नीचे का डर नहीं लगता 600 का जोन का, तो लेना चाहिए सेंचुरी टेक्सटाइल। ओके, सेंचुरी टेक्सटाइल में लिया जा सकता है। अब बहुत ज्यादा गिर। अच्छा रियल एस्टेट का एक पैक दिखाइए जरा। रियल एस्टेट शेयर्स में भी हरकत है और इस स्पेस पे भी बातचीत करनी चाहिए। डीबी रियल्टी, इंडिया बुल्स, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, शोभा, ये सारे स्टॉक है। महिंद्रा लाइफ स्पेस का चार्ट दिखाइए। इसमें एक मोमेंटम भी बन रहा है और गावा सर इसमें एक डील भी हुई, खबर भी है इसमें फंडामेंटल। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस पे आपकी क्या राय बनती है? महिंद्रा लाइफ स्पेस का जो चार्ट है, बेस बन रहा है, अच्छा लगता है स्टॉक। मुझे हायर टाइम के हिसाब से लगता है कि 360 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अब देना पड़ेगा। 450 पॉसिबल। महिंद्रा लाइफ स्पेस यस अपू ऑन है, इसे बाई मोड पर इतना कह सकते हैं। डरने घबराने की बात नहीं है। 450 रुपए तक जा सकता है। अभी 378.95 पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गावा सर रुकिएगा, अभी जरा एक फार्मा का चेक लेते हैं, फिर लौट के आते हैं आपके पास। और फार्मा सेक्टर में आज काफी हलचल देखी जा रही है। कम से कम 2 बड़ी खबरें हैं जिसपे हम लोग बातचीत करेंगे। इन 2 बड़ी कंपनियों में से एक है इप्का लैब्स, जिसने 1034 करोड़ रुपए में यूनिकेम लैब में 33.38% हिस्सा खरीदेगी। वहीं दूसरी ओर बायोकॉन फार्मा में सीरम इंस्टीट्यूट अपना निवेश बरकरार बढ़ाकर 2 गुना करेगी। और इन दोनों डील पर जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी यतिन होता है। तो यतिन एक एक करके बताइए। पहले तो ये इप्का वाली डील बताइए, क्या है ये और किस वैल्यूएशन पे हो रही है? तो क्लियरली आज नीरज जी पूरे का पूरा फार्मा पैक जो है वो फोकस में है, क्योंकि इप्का लैब्स और यूनिकेम लैब्स में एक डील का अनाउंसमेंट हुआ। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट और बायोकॉन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट अपडेट आई, और ऑब्वियसली मैनकाइंड फार्मा का भी आज आईपीओ खुल रहा है। तो क्लियरली फार्मा स्टॉक्स फोकस में है। सबसे पहले बात करते हैं इप्का लैब्स की और यूनिकेम के साथ जो उन्होंने डील की है। इप्का लैब्स लगभग 33% प्रमोटर्स जो हैं यूनिकेम लैब्स के, उनसे खरीदने वाले हैं करीब 440 रुपए प्रति शेयर पे। और उसके अलावा क्योंकि ये मेजॉरिटी स्टेक खरीद रहे हैं, 26% का ओपन ऑफर भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो कुल मिला के 1800 करोड़ रुपए का ये एक्विजिशन यूनिकेम लैब्स का जो इप्का लैबोरेटरीज करने जाने वाली है। ऑब्वियसली इप्का लैब का शेयर 8 से 10% अब लुढ़का हुआ है। इसका कारण ये है कि लोगों को लगता है कि जो कैपिटल एलोकेशन है 1800 करोड़ रुपए का, जो ओपन ऑफर इंक्लूडिंग अमाउंट है,
वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूनिकेम का जो बिजनेस है वो अब यूएस सेंट्रिक है, जहां हमने प्राइसिंग इरोशन देखा है। इसके अलावा यूनिकेम लैब्स के करीब 3 प्लांट जो है वो यूएस एफडीए के इंपोर्ट अलर्ट में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी ग्रोथ आप यूनिकेम के एक्विजिशन के बाद कर सकते हैं। और कैपिटल एलोकेशन का फिर से पॉइंट रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि 1800 करोड़ का कैश आप दूसरी काफी सारी चीजों में डाल सकते थे, नए प्लांट्स लगा सकते थे, छोटे मोटे ब्रांड्स खरीद सकते थे। तो कहीं ना कहीं बाजार को एक्विजिशन पसंद नहीं आया, इसीलिए इप्का लैब का शेयर आज काफी ज्यादा प्रेशर में है। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा बायोकॉन बायोलॉजिक्स में सीरम इंस्टीट्यूट ने एक अपडेट दिया कि वो $150 मिलियन जो इनकी जो कर्ज दिया हुआ है बायोकॉन बायोलॉजिक्स को, इसको इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इफेक्टिवली सीरम इंस्टीट्यूट का बायोकॉन बायोलॉजिक्स में करीब $300 मिलियन का निवेश हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। और इसके एवज में लगभग 5% हिस्सेदारी, 4.9% टू बी प्रिसाइज, सीरम इंस्टीट्यूट का बायोकॉन बायोलॉजिक्स में हो जाएगा। पिछला ट्रांजैक्शन जो हुआ था वो $5 बिलियन के आसपास हुआ था बायोकॉन बायोलॉजिक्स का, और ये जो अभी डील हुई है कन्वर्जन की वो करीब $6 बिलियन के आसपास किरण मजूमदार शाह ने CNBC TV 18 को बताया कि इस वैल्यूएशन पे हुई है। ऑब्वियसली बायोकॉन को एक वैरायटी ऑफ वैक्सीन्स का एक्सेस मिल जाएगा सीरम के इस एक्विजिशन के बाद। तो ये स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है, क्योंकि NCLT से अप्रूवल नहीं आया, ये रूट के जरिए अब ये अधिग्रहण होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। तो ये 2 फार्मा स्टॉक्स बायोकॉन और इप्का लैब्स रखिए अपने रडार पे। यतिन, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो डील हो रही है ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स के लिए हो रही, राइट? बिल्कुल, बायोकॉन से अलग मतलब है इसका। बिल्कुल। और वो इन्वेस्टर जो लोग सोच रहे होंगे इस खबर को देख करके, उनका फायदा कब होगा? जब ये अलग होकर लिस्ट होगी, राइट? जी। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि बायोकॉन के अंदर एक बायोकॉन बायोलॉजिक्स है, उसके अंदर सीरम ने लिया है, और बहुत दिन से ये किरण मैम कह रही थी कि इसको अलग करके लिस्टिंग का प्लान करें। क्या डील की वैल्यूएशन को लेकर के कोई सवाल किसी ने किया? सवाल ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है नीरज जी। मेन मुद्दे की बात यह है कि क्योंकि NCLT से अप्रूवल नहीं मिल रहा था, मैनेजमेंट का कहना यह है कि इन्होंने जो कर्ज है वो कन्वर्ट करके इक्विटी स्टेक ले लिया। इक्विटी स्टेक लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रोडक्ट्स ये जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे के लिए ज्वाइंट मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए थी। हाँ, बहुत ही वैलिड पॉइंट नीरज जी ने ये बताया कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स के अंदर ये डील हुई है, जो बायोकॉन की सब्सिडरी है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स का अनलॉकिंग हो, किसी प्रकार का IPO हो, जिसके कारण वैल्यूएशन दिखे। क्योंकि $5-6 बिलियन पे आप डील तो कर रहे हैं प्राइवेट मार्केट में, लेकिन IPO ही ट्रू वैल्यू डिराइव कर पाएगी बायोकॉन के लिए। और बायोकॉन वो हिस्सा अपना बेच के जो है वो मोनेटाइज भी कर पाएगी और अपनी बैलेंस शीट पे पैसा ले पाएगी, जिससे कर्ज में भी कमी होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं डील को लेके, लेकिन हाँ, बाजार कोई खास एक्साइटेड नहीं था ये डील के अनाउंसमेंट के बाद। केवल 1.5-2% की तेजी के साथ ही बायोकॉन का शेयर ट्रेड कर रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले दिनों एक बड़े फंड ने एग्जिट लिया था बायोकॉन से, और उस समय स्टॉक 200 रुपए के नीचे चला गया था, और तब ये बड़ी सारी चर्चा हो रही थी कि फंड एग्जिट क्यों ले रहा है, और अब ये खबर निकल के आ रही। तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ये स्टॉक मेरे ख्याल में 186 का इसने लो बनाया था इंट्राडे, और उसके बाद फिर वहां से रिकवर होकर अभी 230-31 पे चल रहा है। आपको सुनवाते हैं कि जो किरण मजूमदार शाह है बायोकॉन के MD, उन्होंने इस बारे में क्या कहा कि इस पूरी डील को कैसे देख रही हैं। There was an original deal that was struck in 2021 about offering a 15% stake in return for, certain financials linked to vaccines. Now that has been replaced by a straight equity, investment. Whereas, Serum had already invested $150 million in Biocon Biologics, and there was a loan that is now being converted into equity, which will add another $150 million and make it an aggregate investment of $300 million at an approximate aggregate valuation of $6 billion. So I think that's the change in the restructured arrangement that we now have with Serum Institute. This is a 10-15 year horizon and vision that we're looking at. It's a 15-year arrangement. So there's plenty of time, to generate some good sales, through our other vaccines. And it's not just limited to vaccines that we make. In the strategic partnership,
if Biocon and biologics have opportunities and other vaccines that they find through their network and partners that they would want us to manufacture, we can manufacture that as well. So the agreement that we have now with them covers, and is not limited to all of these sort of opportunities. We've got a profit-sharing arrangement in the agreement, which shares the profits, of the vaccines that will be made. ओके तो ये थी दोनों की यानी खरीदार की और बिकवाल की बातचीत, यानी किरण मैम की और आधार पूनावाला की, इन्होंने क्यों डील की और उन्होंने क्यों बेची। गावा सर वापस आपके पास आता हूं मैं, बायोकॉन और इप्का लैब दोनों पे आपका व्यू चाहिए। बायोकॉन तो अच्छा लगता है मुझे, इनफेक्ट काफी गिरावट आई, बाउंस मिला। ये बाउंस एक संकेत दे रहा है कि यस द वर्स्ट इज ओवर। 232 के आसपास ट्रेड कर रहा है बायोकॉन। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 260 के हो सकते हैं, वहां पर एक बार चला जाएगा तो स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आएगी, फिर जो भी डिप्स होंगी वो वायबल होगी। तो बायोकॉन इज अ बाय, किसी को लेना है आज, ट्रेड करा है 232, स्टॉप लगाई 225 का, तो अब भी एक ट्रेड बनता है 260 के लिए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। यस बायोकॉन इज अ बाय। और इप्का लैब्स यस में थोड़ी दिक्कत आई थी, मुझे लगता है इसमें वीकनेस है, स्ट्रक्चरली वीक है और लो लेवल देख सकते हैं। तो 742 के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगता है कि लोअर लेवल करीब 600 के भी पॉसिबल है। Who knows क्या होगा, लेकिन फिलहाल वीक मूव में। ओके 600 तक भी जा सकता है इप्का लैब, ध्यान रखिएगा इसमें, और बायोकॉन 260 तक जा सकता है। तो ये दोनों खबरों के आधार पर है और चार्ट पे इनके क्या व्यू बन रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे लक्ष्मण रॉय, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए, उस पर बातचीत करेंगे।